इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब याद कीजिए, आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वायर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली प्लस जेड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बात करें तो सबसे पहले बात आती है बेटा यहाँ पे फ्लक्स की। फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसका फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है NBA cos थीटा। ये था सबसे पहला फॉर्मूला जो EMI में आपने पढ़ा था, दैट इज NBA cos थीटा। इसी के साथ में याद कीजिए, जब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा होगा तब आपने फ्लक्स के दो फॉर्मूले और पढ़े हैं। कौन कौन से? फ्लक्स इक्वल टू LI, जहां पे L था हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, और ऐसा ही एक और फॉर्मूला था फाई इक्वल टू MI, जहां पे M हमारा था म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। तो LI और MI करके दो फॉर्मूले और निकल आए थे। अब फ्लक्स होता था तो वहां पे EMF आता था, तो EMF का फॉर्मूला जो हमारे पास था दैट वाज माइनस d∅dt, और माइनस साइन किसने दिया था? लेंज ने। तो EMF का फॉर्मूला बना था माइनस d∅dt। देखिएगा, अब EMF के फ्लक्स की वैल्यू पुट करने के बाद या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी, या एरिया, या फिर थीटा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी तो पहले टाइप का EMI दैट इज वाज नोन एज स्टैटिक EMI। अब स्टैटिक EMI में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी तो सबसे आसान तरीका था EMF इक्वल टू माइनस ए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो dB/dt। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का कारण क्या था? करंट। क्योंकि करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो यही फॉर्मूला मैं सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था, यही फॉर्मूला माइनस L di/dt। सेम जब आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा तो EMF का फॉर्मूला बन गया था माइनस M di/dt। याद आया? अब यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला फॉर सोलेनॉइड था म्यू नॉट N स्क्वायर A/L, एंड फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बिटवीन टू सोलेनॉइड्स था म्यू नॉट N1 N2 A/L। याद आया? ये दोनों फॉर्मूले थे सोलेनॉइड्स के म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये सेल्फ इंडक्टेंस का और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब बेटा इसी के बाद बात आ गई, जब एरिया बदल रहा है, एरिया बदल रहा है तब हमारा फॉर्मूला हो गया था EMF इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम पे कांस्टेंट है तो माइनस B इंटू dA/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इसी में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता था एक ये बनता था कि एरिया बदल रहा है सर्कल का, तो सर्कल के लिए dA/dt की वैल्यू कितनी है? सर्कल में रेडियस का एरिया का फॉर्मूला होता है πr², तो जब उसका डिफरेंशिएट करके लिखते थे तो फॉर्मूला हो जाता था माइनस B इंटू 2πr इंटू dr/dt। ये हो गई हमारे dA/dt की वैल्यू फॉर द सर्कल। तो अब इसमें हमें रेडियस दे दिया जाता था, dr/dt दिया होता था और B दिया होता था, और पूछा क्या जाता था? EMF। समझ में आया? अब इसी के आगे जब आप देखते हो तो छोटे मोटे सवाल और पूछ लिए जाते हैं, जैसे EMF में जब डायनामिक EMI की बात करते हैं तो वहीं पे EMF का फॉर्मूला आ जाता है बेटा BLV। रोटेशन हो रहा है रॉड का तो EMF का फॉर्मूला बनता है B⍵L²/2। याद आए सारे फॉर्मूले? अब याद कीजिए, जब BLV का फॉर्मूला था तब यहीं पे मैग्नेटिक फोर्स बनता था, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था B²L²V/R। R क्या? जिस रेजिस्टेंस से उसको जोड़ दिया। इसी तरीके से जब आपने पावर लिखा था तो पावर का फॉर्मूला बना था B²L²V²/R। ये हमारी पावर का फॉर्मूला बन गया था। अब बात आती है, अगर थीटा बदला था तो EMF का फॉर्मूला यहां पर भी फिर बना था। EMF का फॉर्मूला था NBA cos θ1 माइनस cos θ2/T। इसी को जब हमने पीरियोडिक EMI में जाके इंस्टेंटेनियस EMF की वैल्यू लिखी थी तब फॉर्मूला था EMF इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ω/t। ओमेगा क्या है? जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ फॉर्मूले थे जो हम लोगों ने पढ़े थे, है ना। इसी के ऊपर पूरा का पूरा EMI चैप्टर बेस्ड है। इसी के साथ में आपने ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला भी पढ़ा था। ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो NS/NP बराबर VS/VP बराबर IP/IS, है ना। वो एक फॉर्मूला और होता है जो EMI वाले चैप्टर में ही चलता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें AC चैप्टर की, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर की, तो वहां पे सबसे पहली बात आ जाती है RMS वैल्यू निकालना, पीक वैल्यू निकालना, एवरेज वैल्यू निकालना। तो याद कीजिए, आई एवरेज निकालने का तरीका क्या था? एरिया ऑफ
आई डी टी अपॉन डी टी, इसका इंटीग्रेशन, यानी आई टी ग्राफ का एरिया लेके हम लोग इस तरीके से करते थे। जब इसी में हमें आरएमएस वैल्यू निकालना था तो सबसे पहला फॉर्मूला था आई आरएमएस इक्वल टू, सबसे पहले पूरे फंक्शन का स्क्वायर करा, फिर dt करके इंटीग्रेट करा अपॉन dt किया, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद पूरे का क्या ले लिया, रूट। इस तरीके से हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालते थे, यानी ग्राफ का स्क्वायर, सबसे पहले टर्म का स्क्वायर किया, फिर मीन लिया और फिर क्या लेते थे, रूट। इसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है, थोड़ी बहुत बातें और सीखे थे, याद कीजिए। जैसे एक्सेल, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला था ओमेगा एल। एक्सी का फॉर्मूला था 1/ω/c, है ना। इन्हीं के साथ में आपने बनाया था फेजर। याद कीजिए जरा, फेजर में बेस लाइन हम देते थे करंट को, कारण सीरीज एलसीआर पढ़ना है, बेस लाइन करंट हमेशा सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम। तो वी आर यहीं पे आता था, ऊपर की तरफ जाता था वी एल, इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है, और कैपेसिटर के लिए वीसी हमारा नीचे की तरफ आता था, याद आया जी। इन्हीं के थ्रू सारे के सारे कैलकुलेशंस होते थे। अब जरा सोचिए, करंट इधर, वी आर इधर, वी एल इधर, वीसी इधर, सेम इसी को जब आप आगे जाके डिवाइड करके बनाते थे तो यहां पे आता था आर, ऊपर आता था एक्सएल और नीचे आता था एक्सी। इन्हीं फैक्टर्स को आपने सिंप्लीफाई करके अपने डायग्राम को सॉल्व करके जेड की वैल्यू लिखी। अब जरा याद कीजिए, जेड नेट इंपीडेंस जो होता था, जेड इक्वल टू कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होता था हमारे एसी में। इसी पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखे थे। अब याद कीजिए, जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो जेड का ग्राफ कैसे बनता है, गिरता हुआ और बढ़ता हुआ। ये किसका ग्राफ था, जेड वर्सेस ओमेगा का। तो करंट का ग्राफ आपने कैसा बनाया था, इस तरीके से, जहां जब जेड कम हो रहा है, करंट रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। रेजिस्टेंस मतलब एसी का रेजिस्टेंस, दैट इज नेट इंपीडेंस, है ना। चलिए, इस तरीके से कुछ एसी के चैप्टर में हमारी जो जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरी जो हमें एसी में पड़ता है वो है फेजर। इसमें जो टॉपिक जरूरी है वो कौन से, एलसीआर सर्किट है, रेजोनेंस है सीरीज एलसीआर में, ये चीज है, एलसी ऑसिलेशन है, जो छोटा मोटा पावर का फॉर्मूला है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये चीजें जो है हमें बहुत आसानी से पता होनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब जरा सोचिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस जो आपने पढ़ी हुई हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद कीजिए, आई डी। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो हमेशा कंडक्शन करंट के बराबर होता है, बट डिस्प्लेसमेंट करंट की खास बात ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है, जबकि कंडक्शन करंट को हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की। अब याद कीजिए, जब आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट निकाला था तो फॉर्मूला था C इंटू dV/dt। जरा सोचिए कैसे, Q बराबर होता है CV। तो जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो Q का डिफरेंशिएशन dQ/dt, दैट इज ID, डिस्प्लेसमेंट करंट। C का कैपेसिटेंस C रहा, और dV/dt को मैं यहाँ पे V को डिफरेंशिएट करके लिख सकते हो dV/dt। अब सोचिए, फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप सबको पता है, तो ID का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू dV/dt। ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। समझ में आया किस तरीके से निकाला। इसी को काफी सारे लोग फ्लक्स के टर्म में भी चेंज करके लिख देते हैं। समझ में आ गया। आइए अब इसी के आगे अपन और बात करते हैं। इन्हीं के बाद बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात आ जाती है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, गामा रे, उससे कम किसकी, एक्स रे। फिर और नीचे जाते जाओ तो जिसका सीक्वेंस जो है उसके अकॉर्डिंग वो पूरी टर्म जो है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के टर्म में वो आपको पता होनी जरूरी है। समझ में आया, पक्का। चलिए, तो सबसे पहले ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी, गामा, फिर एक्स रे, एक्सरे से कम कौन सा, वेरी गुड, यूवी। अल्ट्रावायलेट के बाद कौन सा आ गया, विजिबल। वेवलेंथ इधर बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है ना। इसके बाद आ गया इंफ्रारेड। समझ में आया। इस तरीके से कम करते चले जाओ अपने हिसाब से। ये पूरा सीक्वेंस आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, इस थ्योरी को समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट है हमारे टॉपिक के लिए। देखिएगा, सबसे पहला सवाल है फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। इसमें हमें एरिया गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, प्लेन दिया है, किस प्लेन में कॉइल रखी हुई है, और हमसे पूछा क्या गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बताओ। अब याद कीजिए, आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है
फाई इक्वल टू कितना बेटा, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप है ना, SI यूनिट्स में। और एरिया वेक्टर हमारा जब SI यूनिट में कन्वर्ट करके लिखोगे तो 4 इंटू 10 की पावर -4 है ना। और डायरेक्शन क्या दी हुई है, k कैप। अब याद करो सरफेस दिया है XY प्लेन में, ये देखो कॉइल है XY प्लेन में, तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, Z एक्सिस के अलोंग, इसीलिए साथ में आ गया k कैप। तो अब जब आप I को I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो K डॉट K कितना बेटा 1, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 4 5 20 इंटू 10 की पावर -4। इसी को आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। अब ये वाला देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है, 2 इंटू 10 की पावर -3, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप आंसर देखोगे तो करेक्ट आंसर कौन सा है, फर्स्ट। क्लियर है, तो देखिए इस बार कॉइल पास में आ रहा है, मैग्नेट जो है वो कॉइल के पास में आ रहा है और कहा जा रहा है कि आर में करंट की डायरेक्शन कहां होगी, इसके ऊपर हमें बताना है। तो अब जरा सोचिएगा आर में करंट की डायरेक्शन होगी कहां। आइए डिटेल में बात करना शुरू करते हैं। देखिएगा जरा था क्या क्वेश्चन, एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ पास में आ रहा है, कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल टर्निंग गौर से देखिएगा, आपके पास पेज है, PDF है, उसमें देखिएगा प्रॉपरली। ये कुछ डायग्राम बना हुआ है ना। ये रहा रेजिस्टेंस R, ये रहा L और ये रहा N। अब जरा सोचिए मैग्नेट पास में आ रहा है, मैग्नेट पास में आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो हमारा काम क्या, उसको कम करना। नॉर्थ पास में आ रहा है तो यहां पर नॉर्थ आना चाहिए और यहां पर साउथ। अब सोचिए नॉर्थ इधर पे, तो नॉर्थ की तरफ थंब रखा और फिंगर्स को कर्ल किया, तो जैसे ही आपने फिंगर्स को कर्ल किया डायरेक्शन आ गई आपके पास, ये करंट ये जा रहा है। अब करंट अगर यहां से जा रहा है मतलब करंट की डायरेक्शन कहां पे हो गई, थ्रू द रेजिस्टर N2L, तो करंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम N2L। ठीक है, N2L वाला कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, तो आंसर क्या आ गया बेटा अपना सेकंड। क्लियर है तरीका। अब जरा सोचिए इसी क्वेश्चन को अगर हम उल्टे तरीके से पूछना चाहेंगे, सर अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा होता कि ये नॉर्थ है ये साउथ है और मैग्नेट दूर जा रहा है, सेम कॉइल भी वही की वही है ना। देखिए अगर क्वेश्चन ये कहा होता कि नॉर्थ दूर जा रहा है, अब बताएं ये L है, N है और ये R हुआ। अब सोचिए नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहां पर क्या आएगा, साउथ। दूर जा रहा है तो पास बुलाओ, लेंस लॉ अपोज करना, साउथ इधर तो इधर नॉर्थ, तो जिधर नॉर्थ उधर थंब रखते हुए फिंगर्स को कर्ल किया तो सामने से नीचे आ रही है, यानी करंट की डायरेक्शन ये हो गई, यानी करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी कहां से कहां, L2N। ठीक है, दोनों केस समझ में आ गए, जब मैग्नेट पास आ रहा है और जब मैग्नेट दूर जा रहा है। पक्का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, a proton moves on a straight line with along the path xy as shown. ABCD is the coil adjacent to the path of the proton. What will be the direction of current if any induced in the coil? अगर कोई करंट आता है तो बताओ उसकी डायरेक्शन होगी क्या, है ना। तो हमें इस केस में बताना है भाई डायरेक्शन। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये लूप हो गया हमारा ABCD वाला, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज इसके पास में आ रहा है, यहां तक की बात कर रहे हैं अपन P पॉइंट तक। सोचिए जैसे जैसे प्रोटॉन है ये, है ना, जैसे वेलोसिटी इधर दी है, मैं पॉइंट ऊपर है जहां पे लूप रखा वो पॉइंट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर, तो B आउटवर्ड है ना। अब सोचिए जैसे जैसे प्रोटॉन पास में आएगा, जैसे जैसे प्रोटॉन पास में आएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, यानी B बाहर बढ़ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड किधर देना है कम करने के लिए, अंदर। अंदर मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। पहले डायरेक्शन उसके क्लॉकवाइज होगी, कारण डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम होने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। और जैसे ही वो बेटा इस P पॉइंट को पार करके दूर जाएगा, अब जरा सोच के देखो, जब प्रोटॉन यहां पर आ गया और ये दूर जा रहा है तो B अभी भी किधर है, बाहर, पर क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। B बाहर कम हो रहा है तो आपको किधर देना, बाहर। जिधर कम हो रहा है उसको सपोर्ट करना है, बढ़ रहा है तो अपोज करना होता है। तो यहां पर डायरेक्शन जो है वो कैसी आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज।
तो पहले अगर क्लॉकवाइज था तो बाद में एंटी क्लॉकवाइज हो गया, है ना, यानी पहले क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब सोचो अगर पहले एंटी क्लॉकवाइज होता तो बाद में क्या हो जाता, क्लॉकवाइज। यानी करंट अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है बेटा, चेंज। तो द करंट विल रिवर्स इज डायरेक्शन एज द प्रोटॉन गोज पास द कॉइल, है ना, जैसे ही प्रोटॉन पार करेगा करंट डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, फोर्थ। समझ में आ गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा। ठीक है, द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 80 ओम, है ना, रेडियस दिया है 2 मिलीमीटर, टर्न्स दिए हैं 100, ठीक है, और चार्ज दिया है 4 पाई माइक्रोकूलम। ध्यान रखना पाई के टर्म में चार्ज दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इफ द कॉइल इज ड्रैग्ड आउट। ठीक है, कॉइल पहले मैग्नेटिक फील्ड में रखी थी, उसको बाहर निकाल लिया तो चार्ज कितना इतना डेवलप हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कितनी थी। आइए सॉल्व करते हैं। सोचिए, चार्ज का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि चार्ज जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन आर, है ना, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। अब सोचिए पहले मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो फ्लक्स कितना, NBA, बाद में मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिया तो फ्लक्स कितना, 0, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना, R। अब Q की वैल्यू मुझे गिवन है 4 पाई माइक्रोकूलम, तो यहां पर आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -6, ये 4 पाई चार्ज की वैल्यू आ गई। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए, 100, टोटल रेजिस्टेंस 80 और 20 100। तो यहां पर जब आप सॉल्व कर रहे हो तो नंबर ऑफ टर्न्स की जगह भी 100 आ गया, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 100 हो गई, बी हमें निकालना है और रेडियस गिवन है। देखिएगा क्वेश्चन में रेडियस कितना था, 2 मिलीमीटर। तो एरिया जरा आप खुद जानते हो, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गई इसकी पूरी कैलकुलेशन। तो जो क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि खतरनाक है कैलकुलेशन, देखो अब जरा कैलकुलेशन उसकी एक्चुअली आसान हो गई। 100 से 100 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्टली, 1 टेस्ला। 1 टेस्ला कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड। तो देखिए करेक्ट आंसर है सेकेंड। समझ में आया क्या किया, चार्ज इक्वल टू डी फाई अपॉन आर, ठीक है, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा। हाँ जी, अ कांस्टेंट करंट इज मेंटेन्ड इन एन आयरन कोर्ड सोलेनॉइड, ठीक है, which of the following quantity will decrease if an iron core is removed from the solenoid along its axis। तो बात हो रही है भाई पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड की, शब्दों को याद रखना, कौन सा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, और तीसरा हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। तीनों में से कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, तीनों के ऊपर बताना है। आइए चेक करते हैं। देखो सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 Ni, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, दैट इज इक्वल टू B²/2 μ0 इंटू वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी B²/2 μ0 इंटू वॉल्यूम कर दिया, ठीक है। थर्ड थिंग देखिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अपन ने रिवाइज भी किया था, क्या था, μ0 N² A/L, पक्का। अब जरा सोचिए क्या कह रहा है, जब भी मीडियम की बात होगी तो μ0 के साथ में μr पहले से था, है ना। अब जरा सोच के बताओ, पहले इस वाले फॉर्मूले के थ्रू सॉफ्ट आयरन को बाहर निकाला, बाहर निकाला तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम, μr हट जाएगा। μr की वैल्यू आयरन के लिए हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो B की वैल्यू डिक्रीज हो गई। क्या डिक्रीज हो गई बेटा, B की वैल्यू, देखिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो एनर्जी B²/2 μ0, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। या फिर ये फॉर्मूला याद ना हो तो ½ Li² लगा लीजिए डायरेक्टली, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, ½ Li²। अब सोचिए यहां पे सॉफ्ट आयरन को बाहर निकालोगे तो L की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। करंट कांस्टेंट था, L की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो एनर्जी की वैल्यू भी हमारी पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम, पक्का। तो आप चाहो तो एनर्जी डेंसिटी के टर्म में भी सोच सकते हो और सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में भी सोच सकते हो। तो पहला भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी, एनर्जी भी कम और एनर्जी डेंसिटी भी कम, यानी तीनों की वैल्यूज कम हो जाएंगी। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, 1, A, B और C तीनों करेक्ट है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए। हाँ जी, LR सर्किट,
इसके भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, t बराबर 0, t बराबर इंफिनिटी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एट t इक्वल टू 0 हम सबको पता है इंडक्टर विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, एट t इक्वल टू इंफिनिटी इंडक्टर विल बिहेव एज अ वायर। अब देखिएगा जरा, इसी को अगर हम डायग्राम की भाषा में देखना चाहें तो देखिए, बैटरी लगी है, की लगा है, R1, L और R2। सोचिए, की स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, t बराबर 0 पर हमने की को क्लोज कर दिया। अब क्या क्या होगा करंट के साथ में वो बताना है, करंट की वैल्यू, बैटरी से सप्लाइड करंट की वैल्यू क्या होगी, जरा सोचिए। एट t इक्वल टू 0 अगर मैं बात करूं, इंडक्टर विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट का डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, बैटरी है जिसका वोल्टेज है V और नीचे लगा हुआ है R2, R1 वाला सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा, उस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, V/R2, ये हमारा करंट हो गया एट t इक्वल टू 0। एट t इक्वल टू इंफिनिटी जब आप देखोगे तो एट t इक्वल टू इंफिनिटी इंडक्टर विल बिहेव एज अ वायर। क्योंकि इंडक्टर वायर बन गया तो अब मेरे लिए जो डायग्राम है क्वेश्चन का, जो पहले यहां स्विच लगा था, स्विच तो अब रहा नहीं क्योंकि बंद हो चुका है, तो इंडक्टर की जगह वायर आ गया, इधर पे रेजिस्टर लगा और नीचे भी एक रेजिस्टर लगा। जरा देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और ऊपर वोल्टेज है V। तो R1 R2 क्योंकि पैरेलल में रेंज हो गए तो पैरेलल का फॉर्मूला R1 R2 अपन R1 प्लस R2 और नेट वोल्टेज V है, तो करंट का फॉर्मूला आ जाएगा V/R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारा टोटल करंट। तो t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू है V/R2 और t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये करंट है। देखें जरा कौन सा ऑप्शन में ये दिया है, एट t इक्वल टू 0 करंट इज V/R2 एंड एट t इक्वल टू इंफिनिटी करंट इज दिस मच, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सेकंड। क्लियर है, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा। The rod of length 2 meter is moving with a constant speed 4 centimeter per second in transverse magnetic field of 5 Tesla. ठीक है, the ends of the rod is connected with a resistor of 2 ohm. Then find the magnetic force on the rod. भाई मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। अब याद करो जरा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Fm बराबर B² L² V/R, है ना। अब B दिया है, L दिया है, V दिया है और R दिया है, डायरेक्टली बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाला खेल है। देखिएगा जरा, B² L² V/R के अकॉर्डिंग B की वैल्यू कितनी, 5 का स्क्वायर, L का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो 10 की पावर -2 आ जाएगा बेटा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए आप। 25 4 100 से कैंसल आउट, 2 4 2, तो आंसर इज 2 न्यूटन। क्लियर है, पक्का। तो पक्का आंसर 2 न्यूटन आ गया, देखिए सेकंड ऑप्शन। क्लियर है तरीका, इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं। आइए अब इसी में थोड़ा और आगे बात करते हैं। तो जब ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, BLV। याद आया, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, BLV। अब अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो करंट भी मिल जाएगा, BLV/R। तो हमारे पास करंट भी निकाला जा सकता है, करंट निकल गया तो फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना ही चाहिए, कारण फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। नहीं तो आप चाहो तो फोर्स का फॉर्मूला BIL लगा के भी कर सकते हो, आई की वैल्यू ये पुट करोगे तो भी ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता था, है ना। बट टाइम बचाना है तो ये चीज याद होनी जरूरी है, कारण बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा इसमें, a conducting rod of length 4L is rotated about point O with angular velocity omega, है ना, in uniform magnetic field B. Then find the correct option, then choose the correct option, यही हमारा क्वेश्चन है। आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, एक रॉड है ये, जिसकी टोटल लेंथ है, AC रॉड की टोटल लेंथ है हमारी 4L। इसमें एक पॉइंट O है, A से O की लेंथ हमें गिवन है L और O से C की हमें लेंथ गिवन है 3L, है ना। और O पॉइंट के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रही है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है तो इसकी वेलोसिटी होगी AO वाले लेंथ की नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है इनवर्ड, तो हाई पोटेंशियल हमारा किस साइड जाएगा, O के साइड में। तो जब आप यहाँ पे हाई पोटेंशियल बनाओगे तो बैटरी कुछ इस तरीके से लगेगी, जहां ये पॉइंट हुआ O और ये वाला पॉइंट हुआ A। अब क्योंकि लेंथ L है तो याद करिए रॉड के रोटेशन के कारण ईएमएफ का फॉर्मूला कितना था,
बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली अगर मैं ओ और सी के अबाउट बात करूं तो सोचिए ओ सी वाली लेंथ ऊपर की तरफ जा रही, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इन्वर्ट गिवन है क्वेश्चन में, तो हाई पोटेंशियल हमारा ओ के तरफ चला जाएगा। तो यहां पर जब आप बैटरी लगाओगे तो वो भी कुछ इस तरीके से लगेगी, जिसकी वैल्यू होगी 9b ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। 9 क्यों आया? 3l का होल स्क्वायर, ईएमएफ का फॉर्मूला था बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, एल के जगह यहां पर 3l आ गया, तो 9l स्क्वायर अपॉन 2। अब जरा सोचिए ओ हाई पोटेंशियल पे है तो करेक्ट ऑप्शन वी ओ माइनस वी ए, इसकी वैल्यू है बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाता है वी ओ माइनस वी सी, ओ का ज्यादा सी का कम, तो यह आंसर हो गया 9b ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए जरा वी ए माइनस वी सी, ए से सी तक का, तो सी से ए तक अपना केवीएल लगाओ, तो प्लस 9b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 1 8, 8 अपॉन 2 4। तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 4b ओमेगा एल स्क्वायर। कितना? 4b ओमेगा एल स्क्वायर। आइए जरा ऑप्शंस को चेक करें एक बार। तो वी ओ माइनस वी ए की वैल्यू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 है, यहां पर वी ए माइनस वी ओ दिया, मतलब ये भी गलत। वी ओ माइनस वी सी, ये भी गलत। वी सी माइनस वी ओ, गलत। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? थर्ड। देखिए जरा करेक्ट ऑप्शन भी कौन सा है? थर्ड। क्लियर है? चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है ना। एक सोलेनोइड है जिसके ऊपर एक वाइंडिंग दी है 300 टर्न्स की और दूसरी वाइंडिंग दी है 400 टर्न्स की, एरिया दिया है 10 मिलीमीटर स्क्वायर, लेंथ दी है 2 मिलीमीटर, और कह रहा है कि दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आप सबको याद है, म्यू नॉट N1 N2 A बाई एल। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई एल, है ना। क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा है तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो M का फॉर्मूला था म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन में M की वैल्यू निकालनी है हमें डायरेक्टली। म्यू नॉट की वैल्यू सबको पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। N1 दिया है 300, N2 दिया है 400, एरिया दिया है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। माइनस 6 कैसे? मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 2 मीटर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए 1 2 3 4 5, इससे कैंसल आउट होके नीचे एक 10 बन जाएगा। 4 से 3 कट के यहाँ पे 2 कट के 2 आ गया। अब बताइए 3 2 जा 6, 6 इंटू 4 24 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 8 हेनरी, ये हमारी वैल्यू आ गई म्यूचुअल इंडक्टेंस की। अब अगर देखें तो देखिए कोई भी ऑप्शन 24 पाई तो है ही नहीं। चलिए अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, आप सबको याद होना चाहिए ये वैल्यू को। देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14, 8 पाई की वैल्यू होती है 25 अप्रोक्सीमेटली, है ना। 8 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 25। ये याद होना चाहिए ये टर्म। तो अब जरा सोचिए 24 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 8 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 8 हेनरी। तो सोचो 8 पाई हो गया 25, 25 इंटू 3 75 इंटू 10 की पावर माइनस 8 हेनरी, यानी इसी को मैं लिख सकता हूं 0.75 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हेनरी। तो 0.75 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हेनरी, ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? थर्ड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बेटा? थर्ड। क्लियर हो गया कैसे चेक किया? पक्का? डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ, इस क्वेश्चन में बिल्कुल ये सिखाने का काम नहीं था। इसमें जो सीखने वाली बात ये थी कि 8 पाई की वैल्यू कैलकुलेशन तेजी से कैसे की है। समझ में आया? 8 पाई की वैल्यू पाई स्क्वायर, इसी तरीके से एक टर्म और है जो हमें आनी चाहिए, कितना? 10। 8 पाई की वैल्यू 25। अब सोचो 4 पाई है, आपको कभी कैलकुलेशन में जेन्युइनली पुट करना है तो 4 पाई, 8 पाई 25 है तो 4 पाई की वैल्यू कितनी? 12.5 रख के सॉल्व कर लो कैलकुलेशन। समझ में आ गया? आइए इस क्वेश्चन का जरा देखते हैं। देखिएगा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसका इनपुट वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज भी हमें गिवन है 11 किलो वोल्ट, है ना, और ट्रांसमिशन की पावर दी है 4.4 किलोवाट, है ना। तो डायरेक्टली पूछ रहा है हमसे सेकेंडरी का करंट बता दें। तो देखिए पावर का फॉर्मूला होता है यहाँ पर Vp इंटू आई पी।
तो जब आप यहाँ पे जाके Vp इंटू आई पी इक्वल टू पावर लगा रहे हैं, तो सोचिए Vp की वैल्यू दिया है 220, इनपुट करंट मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल टू कितना 4400। ये हमारी पावर गिवन है 4.4 किलोवाट। किलोवाट को हमने वाट में चेंज करा, तो यहां से हमारा इनपुट करंट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 20 एम्पियर। अब बेटा ये इनपुट करंट जो है ये हमारा प्राइमरी करंट हो गया। अब क्योंकि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% है, तो VS IS इक्वल टू आप डायरेक्टली कर सकते हो VP IP के, है ना, कारण एफिशिएंसी 100% है। तो जब यहां पे आप बात करोगे तो 11 किलो वोल्ट है, तो 11,000 वोल्ट। IS हमें सेकेंडरी का करंट चाहिए, दैट इज इक्वल टू 220 इंटू 20। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो IS की वैल्यू आ जाएगा 0.4 एम्पियर। पक्का? ये कौन सा ऑप्शन था? सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड। क्लियर है? पक्का? तो ट्रांसफार्मर में डायरेक्टली एक ही चीज इक्वेशन आप लोग यूज करते हैं। अच्छा, इसको चाहते हैं क्योंकि 100% एफिशिएंसी है, तो इसको चाहे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, VS IS बराबर P, है ना, कारण इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर है। अब सोचो पावर आपके पास पता है, VS पता है, तो यहां से भी आप चाहते तो डायरेक्टली IS की वैल्यू निकाल सकते। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा, ये है EMI का लास्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के बाद बात होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन निकालनी है? एक्सेलरेशन की, और उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। अब वो एक्सेलरेशन कब निकलेगा चार्ज पार्टिकल के? जब फोर्स पता होगा। फोर्स कब पता होगा? जब फील्ड पता होगी। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्लियरली कह रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ रही है ना। ये देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने पे जाऊं तो बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। देखिएगा, इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा है तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड किधर देना है? बाहर। बाहर यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर की तरफ होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इनवर्ड, इंप्लाइज डायरेक्शन कैसी आ गई बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी है, और जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होता है वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है, इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज होता है -e। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इधर। तो फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब रही बात फोर्स की वैल्यू निकालने की, तो जरा सोच क्या होता। फोर्स का फॉर्मूला था छोटाई इंटू बड़ाई, चार्ज इंटू फील्ड, दैट इज फोर्स। अच्छा, फोर्स को आप मास से डिवाइड कर दो, दैट इज अवर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ये QE/m। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया E कितना? याद करो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है R/2 इंटू dB/dt, है ना। हियर स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर गिवन है? कैपिटल R, क्योंकि छोटे r की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हमारे कैपिटल R के बराबर गिवन है। तो हमारा डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगा। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कैपिटल R/2 इंटू dB/dt। तो जब आप ये वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू छोटाई कैपिटल R/2m इंटू dB/dt, रेट ऑफ इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और डायरेक्शन किधर आ गई बेटा? लेफ्ट में। तो लेफ्ट डायरेक्शन के हिसाब से जो आंसर दिया हुआ है वो कौन सा है? फर्स्ट वाला, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया? फर्स्ट। समझ में आया? वापस से एक बार देखिएगा, इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रहा है तो आपको बाहर देना था। बाहर मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन राइट में आई। नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा लेफ्ट में। अगर यही प्रोटॉन होता तो फोर्स लगता राइट में। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा, अब इसके बाद बात आ रही है बेटा एसी के कुछ क्वेश्चंस के, जो हमारे हिसाब से एसी में चैप्टर क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाने चाहिए या टॉपिक्स कवर करते हैं।
देखिएगा इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आरएमएस वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, साथ में अपन एवरेज वैल्यू भी निकालेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आरएमएस वैल्यू निकालने की। आरएमएस वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, इसका कंप्लीट साइकिल के लिए बात हो रही, हमें यहां से लेके यहां तक का कंप्लीट एरिया चाहिए, कंप्लीट साइकिल का, है ना। तो ये और ये एरिया याद कीजिए। आरएमएस का फॉर्मूला सबसे पहले वी नॉट का होल स्क्वायर तो सबसे पहले हम करेंगे वी नॉट का होल स्क्वायर, तो वी नॉट का स्क्वायर इंटू टी बाई 2 प्लस वी नॉट का स्क्वायर बाय 4, वी नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, तो वी नॉट का स्क्वायर बाय 4 इंटू टी बाई 2। इस पूरे का टाइम कितना बेटा टी, और इस पूरे का रूट ले लोगे, दैट इज अवर वी आर एम एस। समझो, सबसे पहले उस टर्म का स्क्वायर करा, उसको टी बाई 2 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा इंटू टी बाई 2, और होल अपॉन क्या कर दिया बेटा टी, और पूरे का क्या ले लिया रूट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा √5 वी नॉट अपॉन कितना बेटा 2√2, 4 2 जा 8 है, उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो √5 वी नॉट अपॉन 2√2, कुछ ही आंसर आ जाएगा, या √8 कह दो, √5 अपॉन 8 वी नॉट। क्लियर है। अब मान लो इसी का अगर मुझसे पूछ ले कि वी एवरेज की वैल्यू बता दो, तो डायरेक्टली एरिया ऐड सब्ट्रैक्ट करना है जो भी है, वी नॉट इंटू टी बाई 2 माइनस वी नॉट बाई 2 इंटू टी बाई 2 अपॉन टी। तो डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वी नॉट बाय 4। ये जो वैल्यू है यहां पे देखिए माइनस आ रहा है, कारण स्क्वायर नहीं हुआ, यहां पे स्क्वायर हो गया तो वो टर्म हमेशा प्लस रहती है। समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जो गया है वो है आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा बेटा, सेकंड वाला, पक्का। और अगर एवरेज पूछ रहा है तो डायरेक्टली एरिया लेके सॉल्व करना होता है। समझ में आ गया दोनों मेथड क्या है। चलिए अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं, देखिएगा एक्सेल है, सेम क्वेश्चन आप एक्सी के टर्म में भी फ्रेम करा जा सकता है। क्वेश्चन ये है, देखो बल्ब लगा हुआ है 100 वोल्ट का, और ये मैक्सिमम पावर देता है जब 100 वोल्ट इसको वोल्टेज मिलेगा, कितनी 200 वोल्ट की। इससे अगर इससे ज्यादा वोल्टेज दिया तो ये खराब हो जाएगा। मैंने सप्लाई जोड़ दिया 200 वोल्ट की, अगर डायरेक्टली मैं 100 का जोड़ देता हूं तो यार ये तो डायरेक्टली फ्यूज हो जाएगा, कारण वोल्टेज इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अप्लाइड वोल्टेज इसके पीक वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, तो उसको संभालने के लिए हमें यहां पे लगाना पड़ता है एक इंडक्टर, ताकि वो चीज फ्यूज होने से बच सके। तो एक्सेल की वैल्यू क्या हो कि बल्ब अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पे जले, क्वेश्चन ये है। अच्छा अब जरा सोच के बताओ, पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूं। वेरी गुड, पावर का फॉर्मूला VI। तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं फाइनली यहां पे बनाना चाहूं तो देखिए, एक इंडक्टर है, एक बल्ब है, इन्हें मैंने एक AC सोर्स के थ्रू जोड़ दिया है ना। इसकी पावर दी है 200 वॉट, बल्ब का वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, ये दिया है 200 वोल्ट AC सोर्स है, और हमसे पूछा जा रहा है एक्सेल की वैल्यू बता दो। सब अब जरा सोच के देखिएगा, पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो मैं यहां से अगर मैं बात करूं मैक्सिमम करंट जो इस सर्किट में हो सकता है दैट विल बी इक्वल टू, है ना, I मैक्सिमम जो इस सर्किट में हो सकता है फॉर मैक्सिमम ब्राइटनेस, है ना, उसकी वैल्यू जरा चेक कीजिएगा, I की वैल्यू 200 अपॉन 100, तो साहब करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। तो बेटा पूरे सर्किट में जो करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है बच्चे वो कितनी है 2 एम्पियर। अब सोचिए इसका वोल्टेज और इसका करंट, ध्यान रखना यही छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन ही ये है कि फाइंड करंट निकाला। अब करंट निकालने के बाद सोचिए वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो सेकंड क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, लेट्स से आर की वैल्यू बता दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू। बल्ब का वोल्टेज पता, बल्ब का करंट पता, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा यहां से R इक्वल टू VR अपॉन I। तो यहां से हमारा वैल्यू आ गया 100 अपॉन 2, तो यहां से आ गया कितना बेटा 50 ओम, पक्का। अब सोचिए पहला निकल गया हमारा करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, सेकंड निकल गया रेजिस्टेंस, तीसरा निकालोगे आप Z, थर्ड। अच्छा सोचिए अप्लाइड वोल्टेज को जब आप करंट से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है Z, तो यहां से आप Z की वैल्यू निकालोगे तो Z विल बी इक्वल टू 200 अपॉन 2, तो यहां से ये वैल्यू आ गई 100 ओम। अब सोचिए आपके पास R है, Z है, एक्सेल निकालना है, तो एक्सेल का फॉर्मूला आप सबको पता है, अंडर रूट Z का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कीजिए, अंडर रूट 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर,
तो सिंप्लीफाई करेंगे 100 प्लस 50 150, 100 माइनस 50 50, इसका रूट, तो ये सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगा 50√3। कितना आंसर आ गया? 50√3। और 50√3 कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड। तो करेक्ट आंसर आ गया सेकेंड। क्लियर हो गया बच्चे? पक्का? वापस से एक बार देखिएगा। सबसे पहले करंट निकाला, इन दोनों को सॉल्व करके आर निकाला, इन दोनों को सॉल्व करके जेड निकाला। अब आर जेड पता है तब मुझे एक्सेल इजीली निकाल सकता हूं। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है, बट इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खास बात ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। कब क्या हो रहा है जरा सोच के देखिएगा। LCR सीरीज सर्किट है जिसमें R की वैल्यू है 200 और अप्लाइड वोल्टेज है 200 वोल्ट, है ना। तो देखिएगा जरा R की वैल्यू कितनी है बेटा? 200 ओम, और VAC की वैल्यू गिवन है 220 वोल्ट। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? इफ वी टेक आउट द कैपेसिटेंस, अगर मैंने कैपेसिटेंस निकाला तो करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 30 डिग्री। अगर मैंने कैपेसिटर को हटाया तो करंट पीछे है, कितना? 30। अगर मैंने इंडक्टर को हटाया तो करंट पीछे है, वोल्टेज करंट आगे है कितना? 30 डिग्री से। तो मुझसे पूछ रहा है भैया पावर कब होगी? जब LCR की उस टाइम पे पावर की वैल्यू क्या होगी? आइए जरा सॉल्व करके देखें, समझे। देखिए LCR सर्किट को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका फेजर बनाना। सोचिए आई यहां पर है, यहीं पे होगा R, ऊपर होगा XL और नीचे होगा XC। क्वेश्चन ने कहा कि जब XC को मैंने हटा दिया, केस 1, जब मैंने कैपेसिटर को हटाया तो सोचो करंट यही है, ये R था, इधर पे था XL, तो यहां पर बेटा ये एंगल जो है दैट इज 30 डिग्री, है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सोचो tan 30 इक्वल टू आ गया XL बाय R, tan 30 इक्वल टू आ गया XL बाय R। केस सेकंड की अगर मैं बात करूं जिसमें मैंने इंडक्टर को हटाया तो साहब करंट यही था, रेजिस्टेंस भी बेटा यही था, और XC था नीचे। इस बार बोल रहा है करंट आगे है तो ये एंगल बना 30 डिग्री। इस बार भी देखिए tan 30 इक्वल टू कितना है? XC बाई R। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके मैं कह सकता हूंगा डायरेक्टली कि XL और XC दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल, क्योंकि XL और XC दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं। इसका मतलब कौन सी कंडीशन आ गई? रेजोनेंस। अब क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन आ गई, इसका मतलब डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला जो है वो कितना हो जाएगा? V² बाय R। तो वोल्टेज दिया था 220 इंटू 220 अपॉन R, R की वैल्यू दिया था 200। तो डायरेक्टली जब आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यूज को तो आंसर आ जाएगा 00 से 00 गया 11242 वाट। तो पावर ऑफ द सर्किट इज 242 वाट, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है? पक्का? सबसे पहले समझने वाली बात, 30-30 दोनों के इसमें XC को हटा दिया तो भी एंगल 30, XL को हटाया तो भी एंगल 30, यानी दोनों के लिए जो वैल्यूज है बराबर है। XC और XL दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन के थ्रू बराबर है, क्योंकि XC और XL बराबर है तो LCR सर्किट रेजोनेंस पे चला जाता है। रेजोनेंस पे चला गया तो पावर का फॉर्मूला V² बाय R। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, पावर निकालनी है ना। सर्किट में पावर लॉस कितना हो रहा है ये बताना है। देखिएगा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वोल्टेज गिवन है 100 sin ओमेगा टी, करंट गिवन है 100 sin ओमेगा टी प्लस 5 मिली एम्पियर्स में, लेकिन करंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। अब अगर मैं यहां पे बात करूं वोल्टेज और करंट के फेजर के थ्रू बात करते हैं। देखिएगा बेस लाइन खींच देते हैं हम लोग वोल्टेज के लिए। वोल्टेज की वैल्यू है 100, है ना, पीक वैल्यू। तो RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/√2 VRMS। ऐसे ही अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट की वैल्यू है 100/√2 मिली एम्पियर, और दोनों के बीच का एंगल गिवन है कितना? देखिए जरा π/3। π/3 मतलब कितना बेटा? 60 डिग्री। तो करंट वोल्टेज से आगे है। तो याद कीजिए पावर का फॉर्मूला डायरेक्टली आप लोग को पता है VRMS IRMS और साथ में cos φ।
तो Vrms की वैल्यू हो गई 100/√2, Irms आ गया 100/√2 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू cos फाई की वैल्यू आ जाएगी cos 60 कितना 1/2। पक्का? अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिएगा जरा 10⁻³ इनसे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 10/4, दैट इज इक्वल टू 2.5 वॉट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। क्लियर है? ये करेक्ट आंसर आ गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? Vrms Irms cos फाई। अच्छा, इसी में छोटे मोटे सवाल और बन जाते हैं। वॉटलेस पावर, उसका फॉर्मूला क्या था? Vrms Irms sin फाई। वॉटलेस करंट, जो वोल्टेज के अलॉन्ग करंट होता है वो है वॉटफुल करंट, और जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर करंट होता है दैट इज वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट, वॉटफुल करंट भी पूछा जा सकता है। समझ में आया? बट हाँ, जनरली जो पूछा जाता है दैट इज पावर, दैट इज Vrms Irms cos फाई। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, इन एन ऑसिलेटिंग LC सर्किट द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q, द टाइम एंड द चार्ज, फाइंड द टाइम एंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड सवाल है ना। अगर LC ऑसिलेशन से कोई सवाल पूछा जाता है तो वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है, या तो केवल चार्ज पूछ लेगा या फिर केवल पूछ लेगा कि साहब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये दूसरा वाला टर्म बता दो कि टाइम कितना है, पर पूछेगा वो इसी एंगल पे आमतौर पे, है ना। बहुत ही रेयर चांस है कि किसी और एंगल के साथ में वो खेले। आइए जरा बात करते हैं। देखिए, LC ऑसिलेशन में आप सबने पढ़ा है कि चार्ज की इक्वेशन होती है Q = Q0 cos ω_t, है ना, और करंट की इक्वेशन हो जाती है I = I0 sin ω_t, है ना। पर एक चीज कंफर्म है कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों की एनर्जी जो है वो उन दोनों के बीच में ही स्विंग होती रहती है, किसी भी टाइप का कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। आप सोचो, क्वेश्चन की मेन लाइन है ये, द एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यानी अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी इज Q²/2C, है ना। एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो हाफ है वो कैपेसिटर के प्लस हाफ है वो इंडक्टर के पास। कैपेसिटर की एनर्जी प्लस इंडक्टर की एनर्जी, दोनों का फॉर्मूला मैक्सिमम एनर्जी इतनी है। सिंस क्वेश्चन कह रहेगा कि UC की वैल्यू जो है वह UI के बराबर है। कैपेसिटर की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है और इंडक्टर की एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, दोनों की एनर्जी बराबर है। इसका मतलब हुआ कि Q' अपॉन 2C इंटू 2 बराबर Q²/2C, है ना। तो यहां से अगर मैं अब Q की फंक्शन, क्योंकि cos का फंक्शन है तो चाहो तो Q' की वैल्यू आप डायरेक्टली cos के टर्म में रख लो। तो देखिएगा जरा, जैसे ही आप cos के टर्म में रखोगे तो यहां पे आ जाएगा Q² cos² ω_t, है ना। ये वैल्यू चली गई। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, C से C कैंसिल आउट हो गया, Q² से Q² कैंसिल आउट हो गया, तो cos² ω_t की वैल्यू आ गई हाफ, यानी cos ω_t की वैल्यू, cos ω_t की वैल्यू कितनी? 1/√2। अच्छा, 1/√2 मतलब इंप्लाइज ω_t की वैल्यू चली गई 45 डिग्री। ω_t की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 45 डिग्री। अब बताओ 45 डिग्री टाइम ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो होता है T/8। T इज द टाइम पीरियड, याद आया। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 2π√LC अपॉन कितना बेटा? 8। तो ये तो हुआ टाइम पीरियड का क्वेश्चन। तो कितने टाइम में एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर की आधी आधी बढ़ जाती है साहब? T/8 टाइम में। कैसे निकाला? क्लियर है? आप सोचो कैपेसिटर की एनर्जी कितनी हो गई? इंडक्टर की एनर्जी के बराबर। यानी चार्ज की वैल्यू अगर मैं यहां पे निकालूं cos ω_t की जगह, ω_t की जगह 45 रखा तो Q की वैल्यू हो गई Q0/√2। ये आपका उस इंस्टेंट का चार्ज भी निकल गया। पक्का? तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Q0/√2 और टाइम की वैल्यू कुछ ये आ जाएगी। क्लियर है? देखिए जरा कौन सा ऑप्शन है। चार्ज की वैल्यू Q/√2 और 2/8 आना चाहिए, यानी π/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? थर्ड। क्लियर है? चलिए, पक्का? आइए अब आगे बात करते हैं। देखिएगा, एसी के कुछ ये वैरायटी के क्वेश्चंस है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कुछ क्वेश्चंस में जो बहुत ही ज्यादा सिंपल और पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर। जरा देखिएगा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट
अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, या फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। देखिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया दिस मच, सेपरेशन दिस मच, चार्ज्ड एट अ रेट ऑफ 25.8 वोल्ट पर सेकेंड, है ना। तो dV/dt की वैल्यू गिवन है 25.8 वोल्ट पर सेकेंड, पक्का। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K की वैल्यू भी गिवन है, ध्यान रखिएगा इसमें 10, जो बच्चा छोड़ सकता है वो इसमें K की वैल्यू 10 गिवन है, इसका कैलकुलेशन करना बिल्कुल छोड़ने के चांसेस बनते हैं ना। आइए कैलकुलेशन करके देखते थे, जरा याद कीजिए। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला था भाई चार्ज का फॉर्मूला, जो मुझे याद है या आप सबको भी बिल्कुल याद होगा। Q बराबर, जरा याद करके बताएं क्या होता है कैपेसिटर के लिए, CV। चार्ज है, करंट चाहिए तो डिफरेंशिएट कर दो, तो dQ/dt दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का करंट, कारण मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। आप सोचो dQ/dt के अकॉर्डिंग बात करो तो यहां पे आ गया ID डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट विल बी इक्वल टू C इंटू dV/dt, और C का फॉर्मूला आप सबको पता है, एप्सिलॉन नॉट A इंटू dV/dt इंटू अपॉन D। अब मीडियम आ गया तो साथ में K आ जाएगा, तो सोचिए ID के लिए जो हमारी डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10, एरिया 1, सेपरेशन 10 की पावर -3, और dV/dt गिवन है 25.8 अपो वोल्ट पर सेकेंड। तो जब आप इस टर्म को देखेंगे, इस टर्म को आप जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आपका कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा वो कुछ वैल्यू होगी ये, ID इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 एम्पियर, है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 30 sin ωt प्लस kz, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें गिवन है I कैप में, और हमसे पूछ रहा है इन मैच द कॉलम के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ना, मैच करना है इस कॉलम को। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इक्वल टू 30 sin 6 इंटू 10 की पावर 8t प्लस kz, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन की बात बताएं तो ये कहाँ है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहां पे दी गई है क्वेश्चन में, ये हमारा डाटा क्वेश्चन का है ना। अब यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, दैट इज 30। इसी में अब अगर आपसे बात किया जाए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन -z होता, ओमेगा टी माइनस kz लिखा होता तो प्लस z में जा रही होती, यहां पे प्लस z लिखा है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज अलोंग -z एक्सिस। तो प्रोपगेशन जो है वेव का वो किधर हो रहा है बेटा, -z में। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के बाद अगर आप अगला पार्ट पे चले तो आप सबने पढ़ा हुआ है ओमेगा अपॉन k की वैल्यू होती है हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, यानी यहां से मैं अगर k की वैल्यू निकालना चाहूं दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन c। ओमेगा की वैल्यू हो गई 6 इंटू 10 की पावर 8 और c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो सेकंड पार्ट बेटा यहां पर k की वैल्यू आ गई 2। अच्छा सोचो आपके पास k पता चल गया और पूछ रहा था वहां पे वेवलेंथ, तो याद कीजिए 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू होता है k, है ना। k के जगह आप 2 पुट करें, इंप्लाइज लैम्डा विल बी इक्वल टू पाई, यानी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3.14 मीटर, है ना। इसकी यूनिट होगी पर मीटर। क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकल चुका, वेव नंबर निकल चुका, k की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बात आ रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना। याद कीजिए आप लोग, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है E क्रॉस B गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। E क्रॉस B हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, -z, ये अपन पहले ही निकाल चुके। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है I कैप में, तो मैग्नेटिक फील्ड या तो प्लस j कैप होनी चाहिए या माइनस j कैप। यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो माइनस j कैप होना चाहिए। अब प्लस j कैप होता तो आंसर आता प्लस z में, यहां पे जबकि क्या होना चाहिए, -z।
तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो -j होनी चाहिए। आइए जरा अब ऑप्शन के थ्रू बात करें। तो जैसे ही आप यहां पर देखेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? एस, है ना, ए का हुआ एस। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ कितनी बेटा? आर। ए का एस, बी का आर। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईएम वेव वो कितना? -j कैप यानी -y एक्सिस। प्रोपागेशन कांस्टेंट ऑफ ईएम वेव क्यू, तो ए का एस, बी का आर, सी का पी और डी का क्यू। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? सेकंड। क्लियर है? देखिए जरा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया बेटा? सेकंड। पक्का? चलिए बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे डायरेक्टली क्या रहेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपागेटिंग अलोंग +z डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन दिया है +z में, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली +z के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी प्लेन जो है उनका xy में होना चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो उन्हीं में से और चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करने वाली बात आ जाती है। देखिए सबसे पहली बात, हमें क्योंकि पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब है सबसे बड़ी बात कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट देख के 0 करके चेक कर लो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया इसका मतलब वो वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। अब जैसे देखें सेकंड वाला, सर अब यहां पे बात आ जाती है कि दो ऑप्शन अगर मिल गए जिनमें 0 है तब वहां पे इशू आ जाता है। उसका सबसे आसान तरीका यह है कि उस टाइम पे आपको डॉट और क्रॉस दोनों करके चेक करना पड़ेगा। जैसे ये वाला था, है ना, तो 2i कैप -3j कैप 3i कैप और -2j कैप। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक तरीका तो था डॉट प्रोडक्ट के थ्रू करने का, एक तरीका है i कैप j कैप k कैप, -2 -3 0 3 -2 0 आई जे के का डॉट प्रोडक्ट आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेके सॉल्व किया। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेके सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा k कैप 4 + 9, तो ये आ गया हमारा 13 k कैप, यानी प्लस k डायरेक्शन आ गई, है ना। तो अगर दो ऑप्शन नॉन जीरो वाले मिल रहे हैं, अगर जीरो वाला एक ही ऑप्शन है देन गो फॉर इट, हमेशा डॉट प्रोडक्ट करना ज्यादा आसान होता है। पर अगर जीरो वाले दो ऑप्शन मिल गए, मान लीजिए मैं यहां पर भी प्लस की जगह माइनस कर दूं तो दो ऑप्शन है, फिर आपको सबसे एक चीज क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट करके प्रॉपरली आंसर निकाल के चेक करना ही पड़ेगा। क्लियर है? आइए अब इस लास्ट क्वेश्चन को और सॉल्व करके देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है। अब स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ये क्वेश्चन उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। देखिएगा जैसे अल्ट्रावायलेट विच हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और एक्सरे में से किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है। सेम इसी तरीके से बात करें तो आउट ऑफ एक्सरे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव विच हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है ना। तो ये आ गया हमारे स्पेक्ट्रम के हिसाब से। साथ ही साथ में नीचे वाले जो दोनों पार्ट देखोगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी वेव किस लिए काम में आती है ना। तो इनका छोटा मोटा आइडिया होना बिल्कुल जरूरी है। आइए इसी पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो याद करो सबसे ज्यादा एनर्जी हो गई गामा रे की, उसके बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आया विजिबल, विजिबल के बाद आएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आएगा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद आ जाएगा लास्ट रेडियो वेव। अब जरा सोचिए, यहां तरफ जा रहे हो आप, इस तरफ जा रहे हो, यानी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी एंड वेवलेंथ हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इन्हीं को अगर मैं अपनी तरीके से देखना चाहूं तो सोचिए, आपसे पहला पार्ट पूछ रहा है कि यूवी, आईआर और एक्सरे विच हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, यूवी, आईआर एंड एक्सरे, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? इंफ्रारेड की। तो हमारे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है ए का क्या हुआ? आर। आउट ऑफ एक्सरे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, सबसे ज्यादा एक्सरे इस साइड में था, तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, और जितना जो लेफ्ट में होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी, राइट में होगा उतनी फ्रीक्वेंसी उसकी कम। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? रेडियो वेव की। तो ए का आर, बी का एस, ये तो इतने में ही सॉल्व हो गया। अच्छा वैसे अगर देखा जाए, वेव यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द फ्रैक्चर ऑफ बोन, सबको पता है फ्रैक्चर हो जाता है, क्या कौन सी यूज की जाती है? एक्सरे। ओजोन लेयर का यूज किस वेव को रोकने के लिए किया जाता है? अल्ट्रावायलेट। पक्का समझ में आ गया? चलिए